नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है और हिस्ट्री के कक्षा में खास करके स्वागत है। तो हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे। क्लास ज्वाइन कर ले आप लोग जल्दी से, किसी को इशू हो तो बीच में चैट कर लेंगे। सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने सारे साइट्स को पढ़ लिया था लगभग, ठीक है। जो वहाँ पे जो विशेषताएं हैं, इस सभ्यता में जो कुछ भी मिला है, जो क्वेश्चन आते हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर किया था, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगभग सारे ही क्लियर हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि नेक्स्ट क्लास हम लोग किस में करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को देखेंगे। बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन तो प्री के हिसाब से ये है, मतलब फैक्चुअल ही ज़्यादा कुछ रहेंगे, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा लिंक कर दिया जाएगा कि मेंस में भी काम आ जाए और प्री में भी काम आ जाए। तो देखते हैं आज हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, जैसे आप नेक्स्ट क्लास जब आप करेंगे तो उसमें आपको सोशल कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन जो मिलेगा, तो उसमें बहुत सारे यहाँ की विशेषता वहाँ पे भी दिखेगा। तो क्लास रिवाइज सा भी होगा, जैसे आज का भी जो क्लास एक तरीके से रिविजन जैसा ही मिलेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से विशेषता उठाएंगे। तो कोई भी जो हम विशेषता उठाएंगे किसी भी साइड्स का, जैसे हड़प्पा का विशेषता हम उठाएंगे तो वहाँ के भवन उठाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने हड़प्पा में चर्चा कर चुका है। उसी तरीके से जब अन्नागार उठाएंगे, ठीक है, विशाल स्नानागार उठाएंगे, तो हम लोगों ने मोहनजोदड़ो में उसकी चर्चा कर चुका है। लेकिन यदि एक तरीके से आए कि पूरा का पूरा थोड़ा विशेषता बता दीजिए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या था, तो उससे आप लोग किस रूप में देखेंगे, राइट, उसे आप लोग किस रूप में पढ़ेंगे, तो उस तरीके से एक जगह एक्यूमुलेट करके आप लोग थोड़ा विशेषता को देखिए क्या क्या विशेषताएं होती है। और केवल हड़प्पा का ही नहीं, यदि अगर कहीं आ जाए, जैसे सेकंड अर्बनाइजेशन जो हुआ था, ठीक है, नगरीकरण का सेकंड अर्बनाइजेशन जो हुआ था महाजनपद के बाद, थर्ड अर्बनाइजेशन जो हुआ था, राइट, मेडाइवल इरा में, दिल्ली सल्तनत जब आया था उस समय, तो थर्ड जो हुआ था अर्बनाइजेशन, तो किसी भी अर्बनाइजेशन में क्या क्या विशेषताएं होती है, थोड़ा सा देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा। टाउन का प्लानिंग कैसा था, बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाएगा। तो विशेषताएं थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए क्या क्या है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर की विशेषता सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। तो वैसे तो हम लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था कि नगरें जो होती है कैसे होती थी, रेक्टेंगुलर इस तरीके से कटा रहता, समकोण पर कटता था। लेकिन थोड़ा सा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम लोग इसको ज्यादा देखेंगे, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक साइड को उठाकर थोड़ा थोड़ा देखिए, जहां जाके जो विशेषता है रिकॉल सा हो जाएगा आपका, ज्यादा कुछ नहीं, रिकॉल सा बिल्कुल हो जाएगा। तो हड़प्पा के बारे में देखिए, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई में क्या मिला था, दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे, अन्नागार, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जो विशेषता थी क्या थी, अन्नागार के यहाँ पर विशेषता था, राइट। हड़प्पा के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था। नगर क्या था, नगर को पश्चिमी टीले पर, ठीक है, संभवतः सुरक्षा है तो दुर्ग का निर्माण हुआ था। नगर जो दो पार्ट में विभाजित था, पूर्वी टीले, पश्चिमी टीले, पश्चिमी टीले को सिक्योर करने के लिए उसको दुर्ग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। डायमेंशन, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 460 गज और पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 215 गज। यदि कुछ अब बस एक होलिस्टिक तरीके से देखना है कैसे कुछ बना हुआ था चीजें, ठीक है, चीजें कैसे कुछ बना हुआ था, डायमेंशन ऐसा पूछेगा नहीं, लेकिन कुछ कुछ देखना है कैसे बना हुआ था। क्यों, इसलिए देखना है कि इसकी विशेषताओं को कुछ लोगों ने उस पर कमेंट भी किया, एक तरीके से कम्प्लीमेंट सा भी है कि वो है क्या क्या चीज था, ठीक है। तो पश्चिमी टीले पर जो सुरक्षा है, जो एक दुर्ग का निर्माण हुआ था, उसका डायमेंशन क्या था दुर्ग का, 460, 460 गुने कितना, 215, एक गज में है, यार्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस टीले को एक व्यक्ति है कौन, व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, नाम इनका सुने होंगे व्हीलर का। इन्होंने इस टीले को क्या नाम दिया, माउंट एबी नाम दिया। क्या नाम दिया, माउंट एबी नाम दिया, ए बी, ए अल्फाबेट, न्यूमेरिक जो होता है अल्फाबेट, माउंट एबी नाम दिया। तो उसी तरीके से यानी कि हड़प्पा के टीले को इन्होंने क्या नाम दिया, माउंट एबी। तो ये यहाँ की विशेषता हो गई, है ना। पश्चिमी दुर्ग को, पश्चिमी जो एरिया था, पश्चिमी नगर जो, उसको टीले के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। दुर्ग के बाहर उत्तर की ओर, यानी कि एक तो दुर्ग हो गया जिसको आप लोगों ने क्या किया, माउंट एबी नाम दिया उन्होंने। दुर्ग के बाहर क्या मिला, उत्तर की ओर 6 मीटर ऊंचे एफ नामक एक टीले पर, ठीक है। दुर्ग के बाहर उत्तर की, अगर पूछे एक अल्फाबेट में किस टाइप की, एफ टाइप का टीला कहाँ पे मिला है, तो कहाँ पे मिला है, हड़प्पा में मिला है, ठीक है। एफ नामक टीले पर 18 सर्कुलर चबूतरे मिले हैं, वृत्ताकार रूप से चबूतरे मिले हैं, कितना, 18 चबूतरा। आप लोग जानते होंगे, गाँव के लोग हैं जो आराम से जानते होंगे, जिसमें प्रत्येक चबूतरे का व्यास करीब 3.2 मीटर है, क्योंकि सर्कुलर है। सर्कुलर रहेगा तो क्या रहेगा, इसका डायमीटर रहेगा, ठीक है। इसमें ये डायमीटर हो गया, तो व्यास दिखा रहा है 3.2, जैसे रेडियस होता है ना, रेडियस डायमीटर, उसी तरीके से व्यास करीब 3.2 मीटर है। चबूतरों के मध्य में एक बड़ा छेद है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चबूतरों के बीच में जो होल है, वहां से क्या मिला है, तो वहां से
ग्रैंडी मिला है, वहां से क्या मिला है ना, जिसमें लकड़ी की ओखली लगी थी और इन छेदों से जौ, जले गेहूं और भूसी के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो अवशेष मिलते हैं इससे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता होगा, राइट, या फिर निकाला जाता होगा। जैसे जैसे क्या मिल रहा है, जले गेहूं मिल रहा है, भूसी का अवशेष मिल रहा है, जौ मिल रहा है, राइट, यानी कि इन सब चीज का प्रयोग हड़प्पा वाले करते होंगे, इनके अवशेष भी मिले हैं, सबसे बड़ी बात है। तो यही है, इसी तरीके से चीजों को पढ़ा जाता है। चलिए, इस क्षेत्र में श्रमिक आवास के रूप में 15 मकानों की 2 पंक्तियां मिली है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्बनाइजेशन में जो चीजें रहता है, तो एक तरफ क्या होता है, जब इंडस्ट्री वगैरह रहता है तो लेबर लोग भी रहते हैं, कहीं कहीं बल्क में रहते हैं, जहाँ बल्क में लेबर है इसका मतलब वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री वगैरह के कंडीशन रहा होगा। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन की विशेषता होती है ना, नगरों की विशेषता क्या होती है, नगरों की विशेषता तो उद्योग होता ही है। तो उसी तरीके से जहाँ पे उद्योग रहेंगे, इसी चीज को तो बाद में कार्ल मार्क्स बोले थे, ठीक है, कि जो यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ था, औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ था, शोषण बहुत बड़ा था, किन पे, वर्कर्स लोग पे, राइट, तभी तो सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आया था ना, कार्ल मार्क्स उन्होंने इसीलिए तो जस्टिफाई किया था उसको कि जो प्रॉफिट हो रहा है सारे रिच लोग ले रहे हैं, वर्कर लोग के पास जा ही नहीं रहा है। तो यानी कि जहां इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहां पे वर्कर्स की संख्या रहेगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे एक एविडेंस के रूप में देखिए, श्रमिक आवास, ठीक है, लेबर के रेसिडेंट के रूप में, श्रमिक आवास के रूप में कितना, 15 कमरे, 15 मकानों की 1-2 पंक्तियां मिली है, यानी कि लगातार लोग, लेबर क्लास लोग लगातार रह रहे हैं। 15 मकानों की 2 पंक्तियां मिले, जिनमें 7 मकान नॉर्थ साइड में और 8 मकान दक्षिणी पंक्ति में मिले। ठीक है, यानी कि ऊपर में भी 7 मिला है और नीचे में भी 8 मिला है। ठीक है, ऊपर में 7 नीचे में 8, यानी कि एक समूह रह रहा है। कौन सा समूह, वर्कर्स लोगों का समूह रह रहा है। ठीक है, ये सब कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। प्रत्येक मकान में क्या होता था, एक आंगन और करीब 2 कमरे के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि 2 रूम है और एक आंगन है। तो इसमें याद कुछ नहीं करना है, इसे बस कॉन्सेप्ट में बैठा लेना है, तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, 2 कमरे वाला एक अवशेष मिला है, वहां पे बीच में एक आंगन होता था। इस तरीके से जो गाँव में जाएंगे या शहर में भी छोटे छोटे जो मकान होते हैं उस तरीके से। ये मकान डायमेंशन देख लिए, 17 गुने 17.5 मीटर के थे साइज में। ठीक है, तो ठीक ही ठाक है, अगर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखेंगे तो 17 गुने 17.5 मीटर के थे। चबूतरे को उत्तर को निर्मित अन्नागार की 2 पंक्तियां हैं, यानी कि अन्नागार की 2 पंक्तियां भी मिली है चबूतरे की, और निर्मित अन्नागार यानी कि अन्न रखने का कोठार एक तरीके से होगा, जिनमें प्रत्येक पंक्ति में 6 कमरे निर्मित है। दोनों पंक्तियों के मध्य करीब 23 फुट चौड़ा एक रास्ता बना हुआ था। तो ये सब थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे भवनों की स्थिति दिखा रही है। भवनों की स्थिति आप लोगों ने हड़प्पा में देखा है, यानी कि हड़प्पा में क्या है, श्रमिकों के आवास के लिए भी कमरे हैं, और आपको ग्रैंडी वाला भी एक तरीके से एविडेंस मिल रहा है। ठीक है, जौ मिल रहा है, ठीक है, धान मिल रहा है, आपको जला हुआ गेहूं मिल रहा है। तो ये सब एविडेंस दिखा रहा है। ठीक है, ये सब हड़प्पा की विशेषता हुई। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, मोहनजोदड़ो ने आप लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा था, बृहत स्नानागार एक मिला था। ठीक है, बृहत स्नानागार एक तरीके से काफी सेक्रेट प्लेस था, है ना, एक तरीके से पूजा या धार्मिक स्थल आप उसको कहिए। वहां पे लोग बात के लिए जाते थे। बात के बाद क्या होता था, साइड में एक रूम रहता था, उस रूम में लोग कपड़े चेंज करते थे। ठीक है, एक बगल में खोल बना हुआ था, वहां से लोग पानी निकाल करके उसमें स्नान के लिए डालते थे। उसके बाद जो वेस्टेज वाटर है उसको निकालने के लिए भी जगह था। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, 1 बाय 1 सीढ़ी करके बना हुआ था। एक तरीके से इमेज कर लीजिए ना, उस टाइप से, है ना, जैसे रहता था। तो वही है, बृहत स्नानागार क्या है, सभ्यता का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक, किसका, मोहनजोदड़ो का। ईंटों का स्थापत्य का सुंदर उदाहरण, राइट, क्या, ईंटों का बहुत बढ़िया यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। उत्तर से दक्षिण को लंबाई 54 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर, मतलब अच्छा खासा डायमेंशन में है। 54 मीटर नॉर्थ से साउथ, और ईस्ट वेस्ट 32 मीटर, यानी कि बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है। बृहत स्नानागार इसीलिए इसका नाम दिया गया है। ठीक है, मध्य में स्थित स्नान कुंड, यानी कि बीच में जो है नहाने का एक जगह है, राइट, साइड साइड से कमरा बना हुआ है, बीच में नहाने का एक जगह है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। स्नानागार के उत्तर तथा दक्षिण की ओर 2.44 मीटर चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई है, यानी कि कैसे लोग वहां पे उतरेगा, नीचे लोग कैसे जाएगा, तो उसके लिए सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, यानी कि नीचे उतरे, साइड से कमरा है, बीच में स्नान करने का कुंड है, कपड़ा बदलने का एक जगह है। ठीक है, एक हॉल बना हुआ, वहां से आपको क्या कर रहे हैं, पानी जो है निकाल कर उसमें डाल सकते हैं, बाकी पानी जो वेस्टेज के रूप में भी जा रहा है। इस तरीके से पूरा का पूरा एक, है ना, एक अच्छा सिस्टमेटिक प्लान से बना हुआ था ये स्नानागार। स्नानागार के फर्श की ढाल दक्षिण या पश्चिम की, अगर स्लोप पूछे तो दक्षिण से पश्चिम की ओर है। ठीक, कुंड के चारों ओर बरामदे एवं इनके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित थे, यानी ये जो स्नान कुंड है, जो बीच में जहाँ पे नहा रहे हैं, कुंड के चारों ओर क्या है, बरामदा है, यानी कि बरामदे है कुंड के चारों ओर। ठीक है, अब बरामदे के पीछे क्या है, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, राइट।
अभी भी आप जहाँ कहीं जाएंगे तो ऐसे इस टाइप की फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, जहाँ पे बल्क में जो कुछ हो रहा है पूजा पाठ जैसे हो रहा है वहाँ पे इस टाइप से छोटी छोटी चीजें मिल जाएगा। खास करके जैसे अभी देखिए इलाहाबाद में कुंभ है तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ, ठीक है ईंटे का नहीं होगा, ईंट का ऐसा बना हुआ नहीं होगा, ये तो प्रॉपर घर है ना, या फिर एक तो प्रॉपर एक सोसाइटी एक कल्चर की बात हो रही है। लेकिन जहाँ पे भी कुछ आयोजन भी होता है वहाँ पे भी कुछ कपड़ा से ही बना करके ऐसे कुछ मैनेज किया जाता है, सो दैट की, है ना, सारा कुछ अपना एक डिग्निटी के साथ लोग अपनी चीजों को कर पाए। ये कुंड के पूर्व में स्थित एक कमरे से ईंटों की दोहरी पंक्तियों से बने कूप का अवशेष मिला है, जो संभवतः स्नानागार है। तो जल की आपूर्ति, देखिए अभी हम लोगों ने जो चर्चा की है, ठीक है, वाटर की सप्लाई कहाँ हो रहा है, वाटर सप्लाई यानी कि वहीं पे बगल में एक है कूप बना हुआ, वहां से वाटर का उसमें सप्लाई हो रहा है स्नान करने के लिए, जो स्नान कुंड में जो लोग स्नान कर रहे हैं। मैके ने इस बृहद स्नानागार का निर्माण धार्मिक अवसरों पर जनता के स्नान हेतु किया गया बनाया था, बताया है। अब इसमें अब अगर कंप्लीमेंट आए कि किसका एक स्टेटमेंट है, तो मैके का स्टेटमेंट है, ठीक है। मैके का स्टेटमेंट क्या है कि ये जो बृहत स्नानागार है इसका प्रयोग क्यों करते थे, तो डेली में एक तरीके से नहीं किया जा रहा है, जो रिलीजियस कोई ओकेजन हो रहा है, धार्मिक जो कोई उत्सव हो रहा है उस पर इसका प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है। अभी भी देखते होंगे आप बिहार में जो छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा में आप देखे होंगे कि एक तो होता है रिवर के किनारे, नदी के किनारे, है ना, जो गांव वगैरह होता है वहां पे नदी के किनारे। बट मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब नदी तो है नहीं, हर कोई यमुना नदी में जाता नहीं जैसे दिल्ली में, तो क्या करेंगे वो, तो छोटे छोटे जो अपने सोसाइटी है वहां पे कुछ ऐसा बनाया जाता है ना, अर्घ देते समय उसको बनाया जाता है, वहां पे पानी वगैरह की सप्लाई। तो ऐसे इमेजिन करके आप इसको याद कर सकते हैं कि हड़प किसी मोहनजोदड़ो वाले भी बृहत स्नान करने वाले उसी तरीके से कुछ किए होंगे। लेकिन ये डायमेंशन थोड़ा ठीक ठाक है, बड़ा है, क्योंकि करीब 54 मीटर और 32 मीटर का डायमेंशन, तो ठीक ठाक है, बड़ा है ना। तो एक तरीके से आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कुछ इस टाइप से रिलीजियस होता था। लेकिन इसमें स्टेटमेंट किसका है, मैके का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्नानागार के पश्चिम में स्थित अन्नागार, ठीक है, अन्नागार आपको हड़प्पा में भी मिला है, अन्नागार आपको यहाँ पे भी मिला है। स्नानागार के पश्चिम में स्थित अन्नागार संभवतः मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है, सबसे बड़ी इमारत थी। इसका डायमेंशन क्या हो गया, 45x22, है ना, 45x22 मीटर, यह भी काफी लंबा है, 45x22 का डायमेंशन है। व्हीलर ने इसे अन्नागार की संज्ञा दी, मार्टिमर व्हीलर ने इसको क्या बोला, अन्नागार, ग्रैंडी की संज्ञा दी। कुछ इतिहासकारों ने इसे राजकीय भंडार भी कहा है। अब अन्नागार यानी कि अन्न रखने का जगह है, और डायमेंशन भी अच्छा खासा है, 45x22 का है, तो वहां पे अन्न रखाएगा। तो कुछ लोगों ने बोला कि क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट का जो सरकारी एक तरीके से होता है ना, राजकीय भंडार कहा कि मतलब स्टेट का जो भंडार गृह है उसमें रहता होगा सामान, उसमें सारे ग्रैंडी रखा जाता है। अब ग्रैंडी की संज्ञा किसने दी है, ग्रैंडी यानी अन्नागार की संज्ञा किसने दी है, तो किसने दी है, मार्टिमर व्हीलर ने इसको दी है, ठीक। सभा भवन एक है, दुर्ग के दक्षिण में 47 मीटर वर्गाकार के एक विशाल सभा भवन। सबसे बड़ी बात है कि सर्कुलर है, वर्गाकार है, विशाल सभा भवन के धवांशावशेष मिले हैं, जिसकी छतें 20 स्तंभों पर रुकी है, यानी कि एक सभा भवन है। सभा भवन जो एक तरीके से हॉल हो गया ना, जहाँ पर बैठ कर लोग मीटिंग करते हैं, क्योंकि इसके पिलर काफी है, कितने हैं, 20 स्तंभ। इस तरीके से एक सभा भवन मिलेगा कहाँ पे, आपको लकड़ी का मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, पाटलिपुत्र में मिलेगा, मौर्य साम्राज्य के जो है ना जो अवशेष है वहां पे मिलेगा। उसमें भी कई सारे पिलर है, बहुत सारे पिलर है। तो यहाँ पे पिलर की संख्या कितनी है, 20 स्तंभों पर रुकी हुई है। और पिलर की विशेषता जाकर आपको कहाँ मिलेगा, मौर्य साम्राज्य में पिलर की विशेषता मिलेगा। जो शिलालेख के बाद जो स्तंभ लेख का निर्माण हो रहा है वहां पे पिलर की विशेषता भी मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ भी मिल रहा है सभा भवन में, ठीक है। 20 स्तंभों पर रुकी है, संभवतः धार्मिक सभाओं में तो इसका उपयोग किया जाता था, सभा भवन का उपयोग धार्मिक सभाओं के लिए, है ना, मीटिंग वगैरह कुछ ऐसा होता होगा। मार्शल ने इसकी तुलना बौद्ध गुफा मंदिर से की, ठीक। मैके ने इसका उपयोग बाजार के लिए बतलाया। भारतीय इतिहास का दीक्षित ने इसका उपयोग धर्म चर्चा के लिए बताया। तो कई बार किसी का भी स्टेटमेंट पूछ सकता है, ठीक है, कि किन्होंने इसको किस रूप में देखा। तो सभा भवन को मार्शल ने बौद्ध गुफा मंदिर के रूप में इसको देखा। मैके का यहाँ पे भी स्टेटमेंट आया, मैके का स्टेटमेंट वहां पे भी आया था स्नानागार के रूप में, मैके का स्टेटमेंट यहाँ पे भी आया, इन्होंने बोलता है कि बाजार है, ठीक है, बाजार के रूप में इसका उपयोग होता था, क्योंकि काफी बड़ा हो गया एक तरीके से सभा भवन। अब दीक्षित एक इतिहासकार है, भारतीय इतिहासकार, इन्होंने इसको क्या बोला है, धर्म चर्चा के लिए बताया कि लोग बैठ करके अपना रिलीजियस डिस्कशन करते होंगे। तो अपने अपने तरीके से सबका स्टेटमेंट है, अपने अपने तरीके से चीजों को, है ना, इंटरप्रेट किए हैं इतिहास के दृष्टिकोण से। तो आपको बस 2-3 जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है, राइट। अब स्नानागार के नॉर्थ ईस्ट में एक विशाल भवन है, ठीक है, वो तो सभा भवन हो गया। एक विशाल भवन का अवशेष मिला जिसमें 10 मीटर वर्गाकार का एक आंगन और अनेक कमरे निर्मित है, ठीक है। ये तो सभा भवन हो गया, यह पिलर पर टिका हुआ है, सभा भवन जो है पिलर पर टिका हुआ है।
लेकिन एक विशाल भवन भी है। अब उस विशाल भवन में कितने हैं, एक तरीके 10 मीटर वर्गाकार के एक आंगन और एक अनेक कमरे हैं, है ना, वहाँ पे रूम भी है, यानी कि विशाल भवन भी है, सभा भवन भी मिला है, विशाल भवन भी मिला है। ठीक है, यह भवन संभवतः पुरोहित आवास एवं अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों का निवास स्थान था। मैके ने इसे राज्यपाल के निवास हेतु निर्मित बताया। कितनी अच्छी सी बात है, कितनी बड़ी बड़ी चीज मिला है। ठीक है, 2-3 चीजें समझ जाएंगे आप तो समझ में आ जाएगा। राइट, सभा भवन मिला है। सभा भवन एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट के रूप में काम करता होगा, कुछ लोग कह रहे हैं रिलीजियस प्लेस के रूप में होगा। ठीक, अब उसी तरीके से जो स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक जो मिला है विशाल भवन, विशाल भवन में क्या हो गया, यहाँ पे तो ये पिलर पे टिका हुआ, 20 पिलर पे टिका हुआ 20 स्तंभ पर, लेकिन ये पिलर पे नहीं टिका हुआ, ये कमरे में ही है। ठीक है, यानी कि इसमें कई सारे कमरे बने हुए हैं। अब वो कमरे को कुछ लोग कह रहे हैं कि पुरोहित लोग इसमें रहते थे। ठीक, कुछ लोग यानी कि ये कह रहे हैं कि पुरोहित लोग, कुछ लोग कहते थे कि नहीं, यहाँ पे ऑफिसर्स लोग का निवास स्थान था, जो ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, यानी कि प्रशासन चलाने के जो अधिकारी होंगे उन लोगों का निवास स्थान था। लेकिन कुल मिलाकर अपने तरीके जो भी इंटरप्रिटेशन हो, है तो विशेषता ही। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की ये सब विशेषता है। और सबसे बड़ी बात है, इस पे भी मैके का स्टेटमेंट आया है और क्या बोला है कि राज्यपाल के निवास है, तो यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो यहाँ पे रहता होगा और उनको ऑफिसर्स लोग ऐसा कुछ रहते होंगे। इस तरीके से कयास, एक तरीके से कयास नहीं कहेंगे, इस तरीके से लॉजिक लगाया जा रहा है ना, कि क्या इसकी मेरिट रही होगी। ठीक, लोथल में देखिए, है ना, लोथल में सबसे बड़ी बात क्या मिली है, बंदरगाह मिली है, एक डॉकयार्ड मिला है। लोथल का बंदरगाह भी बहुत बढ़िया है, 214 × 36 मीटर का डायमेंशन है, 3.3 कितना मीटर, 3.3 मीटर का डेप्थ है। इस बंदरगाह में मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज आते थे, यानी कि ये सिंधु सभ्यता का ट्रेड कहाँ से चल रहा है, इजिप्ट से भी चल रहा है, मेसोपोटामिया से भी चल रहा है। राइट, यहाँ पे बहुत अच्छा इसका एक फीचर्स था, यानी कि एक तरफ से पानी आता था, एक तरीके से ऐड कर दिया गया था। ठीक है, सी का पानी एक तरीके से यहाँ पे आ रहा था और दूसरे तरीके से कुछ ऐसा बना दिया गया था, छोटा सा निकास, ठीक है, जहां से पानी निकलता था। राइट, यानी कि एक तरफ से नाव एंटर कर रहा है, दूसरी तरफ से नाव निकल रहा है, इस टाइप से कुछ कुछ ऐसा बना दिया गया था। बहुत बढ़िया बनाया गया था ये डॉकयार्ड, बंदरगाह काफी बढ़िया बनाया गया था। बंदरगाह के उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार निर्मित था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे। कितना मीटर, 12 मीटर चौड़ा, यानी कि 12 मीटर चौड़ा उसे एक तरीके से एंटर कर जा रहे हैं। काफी बढ़िया है, काफी बड़ा है ये बंदरगाह। केवल लोथल ऐसे ही नहीं क्वेश्चन आता है इससे, कई बार क्वेश्चन आ रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है इसका। राइट, यानी कि जो मेन जल है उस जल से इसको जोड़ दिया गया, 12 मीटर चौड़ा का एक तरीके से क्या किया गया, इसका डायरेक्शन दिया गया और वहां से जहाज आराम से इसमें एंटर कर रहे हैं। अब एक तरफ से जा रहे हैं और दूसरी तरफ से, है ना, फिर बाद में एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, अब पानी का फ्लो भी वहां पे हो रहा है, ऐसा भी नहीं अगर रोक दिया जाएगा तो पानी की बाढ़ भी आ जाएगी, तो पानी का फ्लो भी उसमें हो रहा है। राइट, इस तरीके से बनाया गया था। बंदरगाह के उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार निर्मित था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे। तो बहुत बढ़िया है। डेप्थ भी इसकी अच्छी खासी है, 3.3 मीटर, है ना, यानी कि करीब 3.25 मीटर का गहराई भी है इसमें। 3 मीटर कोई आसान नहीं होता है, 3 मीटर मतलब मीटर है, फिट नहीं है ये। ठीक है, तो यानी कि ठीक ठाक इसका डेप्थ रहा होगा। और डायमेंशन भी इसका क्या है, 214 × 36 मीटर का है, यानी कि बड़ा है काफी, कोई जहाज इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड इसका क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रेड होगा यहाँ पे, यानी इंटरनेशनल ट्रेड होगा, मिस्र से होगा, मेसोपोटामिया के जहाज यहाँ पे आते जाते थे। ठीक, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिलेगा। स्क्रिप्ट कैसा होगा, लिपि, तो पहली बात तो लिपि को को हम लोगों ने पढ़ा नहीं अभी तक, लेकिन लिपि इनकी थी, स्क्रिप्ट इनका था। तो सबसे पहली बात, स्क्रिप्ट कैसा था, चित्रात्मक था। ठीक है, इसी को आप भाव चित्रात्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक था। इसी को आप पिक्टोग्राफिक भी बोलते हैं। कैसा था, पिक्टोग्राफिक भी बोलते हैं। कुछ भी आ जाएगा क्वेश्चन में तो याद रखना है, पिक्टोग्राफी यानी कि चित्र बना बना करके वर्ड के रूप में फॉर्मेट करके उसको लिखने की कला इनके पास था। अब लेकिन कैसे लिखते थे ये इंडस वैली वाले ही जानते हैं, क्योंकि अभी तक इसको किसी ने पढ़ा नहीं किया है। एक दो लोगों ने चैलेंज किया कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन कंप्लीटली अभी सक्सेस नहीं है कि इसको आप इंटरप्रेट कर पाए, है ना, पढ़ने का लिपि को। सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला था। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट जो मिला था कब खोज हुआ था, 1853 में मिला हुआ था, लेकिन स्पष्ट रूप से 1923 में आई एक्सकेवेशन में। 1923 में क्यों आई, क्योंकि खुदाई शुरू हो गई थी, है ना, हड़प्पा की शुरुआत हुई थी 1921-22 से, हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसका, इसीलिए फाइनली 1923 में इसकी स्क्रिप्ट आ गई थी। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चीज समझ रहे हो, जो मेन है, जो बेसिक्स है। ठीक है, 64 मूल चीज और 250 से 400 तक अक्षर है। ठीक है, 250 से 250 से 400 तक अक्षर है। जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों, अब लिपि कहाँ पे रहेगा, यानी कि लिखा कहाँ पे जाएगा, मुहर पे लिखा जाएगा, तांबे पे लिखा जाएगा, ये सब चीज तो मिल लिखा जाएगा, तो सेलखड़ी हो गया, है ना। सेलखड़ी के जो मुहर बनता था सील, उस सील पे भी कुछ कुछ लिखा जाएगा। आपको अगर लिखने के लिए कलम देते तो कहाँ लिखेंगे,
दीवार पे लिखेंगे, कुछ पेज पे लिखेंगे, ठीक है, वहीं तो लिखेंगे ना। तो उसी तरीके से मुहर पे मिलेगा, मुहर पे लिखा जाता था, तांबे वगैरह गुटिकाओं पे लिखा जाता था, राइट। इस लिपि में प्राप्त सबसे बड़े लेख में करीब 17 चिन्ह हैं टोटल, यानी कि 64 जो है बेसिक चिन्ह का यूज किया गया है, और सबसे बड़ा जो लेख है उसमें 17 चिन्ह है। और इसका डायरेक्शन क्या होता था लिखने का, दाएं से बाएं होता था, ठीक है, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। और ये समझिए कि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं 4 टाइप से मिले हैं ना, कौन कौन से, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्माइक। तो दाएं से बाएं किस में लिखा जाता था, खरोष्टी में लिखा जाता था, ठीक है। अशोक का जो खरोष्टी लिपि है, ठीक है, वो दाएं से बाएं लिखा जाता है। खरोष्टी अभिलेख कहाँ पे मिला है उसका, शाहबाजगढ़ में मिला है, मानसेरा में मिला है, ये सब खरोष्टी लिपि है। बाकी ऑल इंडिया में जितना भी मिला है सब ब्राह्मी लिपि है, राइट। तो सिंधु सभ्यता का भी जो लिपि है उसको लिखने का डायरेक्शन क्या था, दाएं से बाएं था, ठीक है ना। हम लोग जो लिखते हैं हिंदी कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। उर्दू जो लिखा जाता है कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है, राइट। ये सब चीजें ध्यान में रखना है। के.एन. वर्मा और प्रोफेसर एस.आर. राय ने इस लिपि के कुछ चीजों को पढ़ने की बात कही है, बट ऐसा अभी सक्सेसफुल नहीं, क्वेश्चन इससे तो नहीं आता है, बस एक बार ध्यान में रखिएगा, राइट। तो लिपि भी उसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है, सिंधु सभ्यता की विशेषता है, ठीक है, ध्यान में रखना है इन सब चीज को। उसी तरीके से कुछ और करीब विशेषता देख लीजिए, मुहर। अब तक कुल करीब 2000 की संख्या मुहरें प्राप्त हुई है। अब मुहर क्या डायरेक्शन के डायमेंशन कैसा होता था, तो सिलिंड्रिकल यानी कि बेलनाकार भी होता था, वर्गाकार भी होता था, आयताकार भी होता था, वृत्ताकार भी होता है। यानी कि जितने आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं सारे आकार लगभग ले लीजिए। अब ऐसे मत ले लीजिए कि हेक्सागोन मत ले निकालने लग जाइएगा उसमें से, ठीक है, अष्टभुजियों सप्तभुजियों मत निकालने लगे कि सर ये भी था क्या। बस जितना आप सिंपल पढ़े हैं 9-10 में, सारा ज्योमेट्रिकल का शेप आप ले लीजिएगा, आयताकार, वर्गाकार, ठीक है, और सिलिंड्रिकल भी आप पढ़े हैं यानी कि बेलनाकार हो गया। अब वृत्ताकार जो सर्किल आप पढ़े हैं ना, सर्किल, ठीक है, एरिया वर्ग क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, इस साइड में आएगा ये सब, ठीक है। तो सब मोहरों का निर्माण किससे होता था, सेल खड़ी से, किससे, अधिकतर सेल खड़ी से। लेकिन केवल सेल खड़ी नहीं, कुछ और भी चीज से बन जाता है, जैसे कांवली मिट्टी से भी बन जाता था, गोमेज से, चर्ट से, है ना, बहुत सारी चीजों पर बन जाता था मोहर, ठीक है। अधिकांश मोहरों पर संक्षिप्त लेख, एक श्रृंगी साण क्या रहता था, कुछ कुछ लेख को तो हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन पिक्चर में क्या रहता था, साण, है ना, एक श्रृंगी साण, जहाँ जो कि रिलीजियस वहां पे एक श्रृंगी साण की पूजा करते थे, और वो पूजा अभी भी चल रहा है, राइट। भैंस का जिक्र है, बाघ, गैंडा, हिरन, बकरी, हाथी, ठीक है, इन सब के चित्र उतारे गए हैं। लेकिन अगर पूछे जाए कि सबसे अधिक किसका जिक्र है, तो सबसे अधिक किसका कहेंगे, सबसे अधिक आकृति किसका था, एक सिंडी साढ़ की थी, ठीक है। एक श्रृंगी मतलब एक सिंड का साढ़, ठीक है, राइट। एक श्रृंगी साढ़ की उत्कीर्ण मिली सबसे ज्यादा। तो ये हो गया आपका सील, मोहर, ये भी इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर कैसा है, पशुपति शिव की आकृति बनी है। रिलीजियस थोड़ा सा आप इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। पशुपति शिव की आकृति बनी है किस पे, एक मुहर, एक सील पर पशुपति शिव की आकृति। ऐसा लग रहा है कि लोग रिलीजियस तो, है ना, पूजा पाठ थोड़ा सा उस तरीके से आराध्य टाइप से करते थे। ऐसा नहीं कि एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म था पूजा पाठ का, लेकिन आराध्य टाइप से अपने एक आस्था के रूप में करते थे। मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त एक अन्य मुहर पर नाव का चित्र भी बना है, ठीक है, सब मुहर पे ही मिल रहा है, ठीक है। नाव का भी चित्र मिला है, पशुपति का भी चित्र मिल रहा है। मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से सीलिंग्स मिले हैं, राजमुद्रांक। सीलिंग्स का मतलब क्या हुआ, राजमुद्रा यानी कि गवर्नमेंट का एक सील, ठीक है, क्योंकि स्टेट का चीज है, वो स्टेट का सामान है, ठीक है। तो स्टेट का मुहर एक तरीके से समझ लीजिए आप, है ना। मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से राजमुद्रांक सीलिंग्स मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि संभवतः इन मुहरों का प्रयोग उन वस्तुओं पर मुहर लगाने में किया जाता था जिनका बाहर के देशों को निर्यात किया जाता था, ठीक है। यानी कि इंडिया से अगर बाहर को सप्लाई हो रहा है तो एक तरीके से सीलिंग का प्रयोग, यानी कि सीलिंग वैसे वाला नहीं, ये वाली सील मारना, यानी कि यहाँ से सामान वहां जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि वहां पे शासन किसका था, ये हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड कर लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्यों ट्रेडर्स लोग का ही शासन वहां पर था, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन काफी बढ़िया बनता है, खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल जिसका होगा वो काफी अच्छे तरीके से इस चीज को जानते होंगे, नहीं होंगे थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हड़प्पा लोगों पर किसका शासन रहा होगा, ठीक है, किसका शासन रहा होगा। चलिए, फिर मृद मूर्तियों के निर्माण मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी से, पक्की मिट्टी से, इन सब चीजों को बनाते हैं ना, पक्की मिट्टी के खिलौना वगैरह अभी भी लेते होंगे आप, बचपन में हमने भी कुछ खरीदा था, तो अभी भी आप खरीदते होंगे पक्की मिट्टी से। तो उसी तरीके से मृद मूर्तियों का निर्माण किससे, मिट्टी से। इन मृद मूर्तियों पर मानव के अतिरिक्त क्या क्या मिला है, पशु पक्षियों में बैल, भैंसा, भेड़, बकरा, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, मोर तथा बतख और कबूतर, है ना, इन सब चीज का जिक्र मिला। ध्यान में रखना है गाय वगैरह का जिक्र नहीं आ रहा अभी तक, क्वेश्चन में कई बार आ जाएगा ऐसा, है ना, गाय वगैरह का जिक्र नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी सब चीजों को जिक्र आ रहा है। मानव मृद, अच्छा डिफरेंसेस क्या है, जो मृद मूर्तियां मिला है यानी कि जो पका करके एक तरीके से बनता था, मानव मृद मूर्तियां क्या है, ठोस है, और पशुओं की खोखली है,
ठीक है, यानी कि ह्यूमन वाला जो मिला है मणिमूर्ति उसको क्या किया गया, सॉलिड है, लेकिन पशुओं के जो मिला है वो खोखला है, यानी कि अंदर में कुछ है नहीं जान। ठीक है, नर और नारी मणिमूर्ति में सर्वाधिक नारी मणिमूर्तियां मिल रही है। नारी मणिमूर्तियों से भी पता कर सकते हैं आप कि क्या होगा, मात्रात्मक सत्ता होगा वहां पे। ठीक है, मैटरनल सोसाइटी होगा वहां पे, राइट। यही सब देख करके इतिहास लिखा जाता है। अभी आप लोग भी इतिहास लिखना शुरू कर देंगे, सिंधु सभ्यता पढ़ लेंगे, यहाँ से लाइए लॉजिक वाइज हम भी। इतिहास पूरा क्या है, इतिहास पूरा तर्क ही तो है, लॉजिक ही है। आप किस चीज को बोल रहे हैं उसको जस्टिफाई कर दीजिए, ऐसा रहा होगा, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे आपको। तो अब मूर्ति मिल रहा है, मृण मूर्तियों में नर और नारी यानी कि मेल और फीमेल शायद, यदि फीमेल का मिल रहा है तो सोसाइटी में फीमेल का ठीक है दबदबा है, सोसाइटी में फीमेल का रिस्पेक्ट है, राइट। डोमिनेटिंग सोसाइटी नहीं है जिसको डोमिनेट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए सिंधु सभ्यता थोड़ा सा आदर्श हो, आइडियल स्टेट भी माना जाता है, एक तरीके से आइडियल कल्चर माना जाता है। हाथों की बनी मूर्ति अभी मिली है, अभी तक तो मृण मूर्ति आप लोग क्या देखे, मिट्टी से देखे। ठीक है, तो केवल मिट्टी से ही नहीं है, मेटल से भी बना हुआ है, राइट। तो धातु की भी मृण मूर्तियां बनी हुई है अब तक। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से प्राप्त 10 सेंटीमीटर लंबी कांस्य की मूर्ति के गले में कंठहार सुशोभित, धातु की भी मूर्तियां बनी है। ये सब चीजें ध्यान में रखना। मोहनजोदड़ो से भी मिला है, कांस्य की जो मूर्ति मिली है ना, वो लेडी का मूर्ति है। चनहुदड़ो से बैलगाड़ी, लोथल से तांबे की बैल की आकृति और कालीबंगा से तांबे की वृषभ की आकृति मिली। सब किसका है, मेटल्स का है। तो ये सब मेरिट्स है, क्या है सर, मेरिट है। किसका मेरिट है ये, सिंधु सभ्यता की मेरिट है ये सब, राइट। व्यापार और वाणिज्य में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ट्रेड और कॉमर्स में कल भी हम इसकी जिक्र करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी देखिए कि क्या क्या यूज होता था। बाट माप कुछ तो करेंगे ही ना, ट्रेडर्स है सब, तो ट्रेडर के लिए कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट रखेंगे। तो नापने तोलने के लिए क्या मेजरमेंट रखेंगे, स्केल के लिए क्या मेजरमेंट रखेंगे। जैसे स्केल अभी आप यूज करते हैं ना, मीटर का यूज करते हैं, ठीक है, गज का यूज करते हैं, फुट का यूज करते हैं, सब सारा कुछ मेजरमेंट के लिए करते हैं। और आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो है ना, ऐसे लेते हैं ना, 5 kg दे दो, 10 kg दे दो, तो कुछ तो मेजरमेंट, एक बटखारा वगैरह कुछ रखते हैं ना जो, उसी तरीके से इन लोग भी तो कुछ रखता होगा। कुछ है नहीं, सारा के सारा अगर आप प्रेजेंट से तुलना कर ले तो सब अपने आप आपको कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बहुत कुछ नहीं है, बहुत टेक्निकल चीजें नहीं होती है पढ़ने में, बस दिमाग खोल के थोड़ा सा पढ़ना होता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बाली नहीं है, काली है। बाली से तो बाला का मूवी हो जाएगा वो। लोथल और कालीबंगा में प्रयुक्त बाटों की तौल का अनुपात कितना, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 200, 320 आदि था। यानी कि ये जो बाटों की जो तौल है, ठीक है, किस तरीके से तौलते थे, क्या है ना, तौलने में क्या यूज करते थे, तो जो भी यूज करते थे न्यूमेरिक एक तरीके से ऐसे था, इस सेंस में था 1, 2, 4, 8, 16 है ना, इस तरीके से दे दो कुछ भी, राइट, ऐसे यूज करते थे। और उसी तरीके से तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, 16 के रेशियो में मांगते होंगे कोई चीज, है ना, क्या 16 के अनुपात में मांगते होंगे। मोहनजोदड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित एक पैमाना, स्केल भी मिला है। देखिए मोहनजोदड़ो से किसका स्केल मिला है, सीप का, और लोथल से किसका मिला है, हाथी दांत से निर्मित एक है ना स्केल, राइट। यानी कि स्केल किसका बन रहा है, शिप का भी बना हुआ है एक स्केल मेजरमेंट का, और एक हाथी दांत का भी बना हुआ, तो कितनी अच्छी बात है। चलिए बताइए क्वेश्चन कुछ, तो आसान आसान है क्वेश्चन, अब बताइए थोड़ा सा आप लोग। क्या है देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, पतन मतलब कौन, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड नगर कौन सा होगा, ध्यान रखना है। चलो वो कहीं वहां सुक्का गेंडोर आ जाए तो उसको भी ध्यान रखना, उधर वाले भी सब है ना थे वहीं पे बसे हुए, लेकिन देगा नहीं वैसे। पतन नगर कौन सा रहेगा, लोथल रहेगा, यानी कि गोदीबाड़ा जहां से मिला है, ठीक है, बंदरगाह से मिला है, जहां से बंदरगाह कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, लोथल, ठीक है, लोथल हो गया। चलिए ये बताइए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त होता है, हुआ है। ये आज यूजीसी नेट का भी पेपर है, ठीक है, यूजीसी नेट वाला में भी ये क्वेश्चन आया है, राइट। हल्का टेराकोटा फिगरिंग कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से प्राप्त हुआ है। नेट वगैरह का पेपर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ठीक ठाक पूछता है, काफी ब्रॉड एरिया को कवर करता है। यूजीसी नेट अगर आप लोग देते होंगे हिस्ट्री से तो काफी ब्रॉड एरिया का ये सब कैप्चर करता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे रेलिवेंट उनके हिसाब से होता है, एमए के हिसाब से जो मास्टर के बाद होते हैं, यूपीएससी के हिसाब से बहुत सारे रेलिवेंट नहीं होता है, जैसे बहुत सारे उसमें बुक्स वगैरह पूछते हैं जो आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग को बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, क्योंकि उनका लेकिन थोड़ा ब्रॉड है। उनके में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे साइट्स आप लोगों ने पढ़ लिया है, कहाँ कहाँ से हमने खारवी और कुनुतासी भी निकाल निकाल के आपको बता दिया,
हुलास, ठीक है, खारवी, कुनुतासी, सब कुछ बता दिया। बाकी तो कोरदेजी ये सब सब आप लोग तो जान ही रहे हैं। बताइए कौन सा होगा, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है, लोथल क्या हो गया, गुजरात में है, पता ही आप लोग को। रोपड़ पंजाब में हो गया, सतलज नदी के किनारे, पता ही है। कालीबंगा राजस्थान में हो गया। तो कौन सा एक नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं? पाटलिपुत्र नहीं रहेगा। पाटलिपुत्र का आगमन कब होगा? पाटलिपुत्र का आगमन होगा जब मगध साम्राज्य आएगा। ठीक है, मगध साम्राज्य कब, यानी कि हर एक वंश से शुरुआत होगी पाटलिपुत्र की। ठीक है, वही बनाएगा ना, देव देव का गिरिविजय को राजधानी बनाएगा, उसके बाद फिर बीच में वैशाली भी बनेगा, उसके बाद पाटलिपुत्र आएगा, और मौर्य साम्राज्य में इसका है ना वर्चस्व बनेगा। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? ठीक है, हम बताना है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। तो थोड़ा सा चौला नहीं है, धौला है। ठीक है ये चौला चौली नहीं है, धौला है। राइट, धौला बीरा, इसको पढ़िएगा। तो धौला बीरा और राखी गढ़ी में कंफ्यूज हो जाते होंगे लोग। तो धौला बीरा और राखी गढ़ी में कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में पूछ रहा है हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी मारना है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ है? हरियाणा में। तो सबसे बड़ा बृहद स्थल धौला बीरा और राखी गढ़ी हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, धौला बीरा के बारे में आप लोग काफी कुछ पढ़े हैं, है ना, लेकिन साइट के हिसाब से, अगर एक्सपेंशन के हिसाब से राखी गढ़ी को मारना है। कालीबंगा आपका राजस्थान में हो गया, और लोथल आपका गुजरात में हो गया, जिसको अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? पतन बंदरगाह पढ़ा। ठीक है, पतन है, बंदरगाह है। डॉकयार्ड की विशेषता हमने भी पढ़ी लिया जस्ट, कैसे कैसे था। ठीक है, यहाँ पे मिस्र और मेसोपोटामिया से भी जहाज आते थे। 12-14 मीटर का डायमेंशन रखे हुए थे जहाज आने का। जहाज आ रहा है, जहाज जा रहा है, कितना बढ़िया चल रहा होगा सब। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ पे रहेगा? राखी गढ़ी में रहेगा। सब बाद में सब डूब गया ना, इतना बढ़िया हम लोग सभ्यता बनाए थे शुरू से। भारत का सबसे बड़ा, फिर बीच में क्या आ गया, मेडाइवल एज आ गया, फिर बीच में सामंती युग भी आ गया। भारत का सबसे, देखिए ये आप हड़प्पा सभ्यता की तुलना की, नगरीकरण जब किया था हमारे सभ्यता ने, उस समय कोई नहीं था। मिस्र और मेसोपोटामिया भी कहीं नहीं टिकते थे, है ना, सुमेर तक नहीं टिकते जितना हड़प्पा सभ्यता वालों ने प्रोग्रेस किया था। लेकिन हम लोगों ने उसको बाद में मेंटेन नहीं रखा, डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन इतना हुआ कि फ्यूडल सिस्टम आ गया, है ना, सामंती व्यवस्था आ गया। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है कौन सा है? देखिए इंडिया का सबसे बड़ा, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। तो कौन सा रहेगा? राखी गढ़ी रहेगा। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ रहेगा? यूपी में। यूपी मतलब मेरठ। और बाकी सबके बारे में आप लोगों को पता ही है कहाँ का। ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। राखी गढ़ी कहाँ हो गया? हरियाणा हो गया। ठीक है, पिन कोड के हिसाब से HR नंबर रहेगा। चलिए, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, बताइए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को करने में केवल ये नहीं आप सोचेंगे कि जिसका जिसका हम लोगों ने जिक्र किया है, जैसे सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनौदड़ो, तो उसको दे दिए। ठीक है, चेनाब नदी के किनारे भी एक हमें दिखा था तो उसको दे दिए। राइट, और झेलम नदी के किनारे कुछ नहीं दिखा था तो आंसर नहीं करना। हड़प्पा की सभ्यता की जो खोज हुई है, पूरा स्थल की संख्या जो है 1000 से ज्यादा है। ठीक है, 1000 से ज्यादा साइट है। 1000 से ज्यादा साइट आप लोगों ने सबके बारे में थोड़ी पढ़ा है। आप लोगों ने कितने के बारे में पढ़ा है? आप लोगों ने कम से कम 15 के आसपास, 15 से 20 साइट्स के बारे में पढ़े। 20 साइट्स ही पढ़े ना, लेकिन संख्या तो, असल की संख्या तो 1000 से ऊपर है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी नदी के पास टच ही नहीं होगा। बट आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? डायमेंशन से कर सकते हैं। पूर्वी क्षेत्र में आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? आलमगीरपुर तक पढ़ा। ठीक है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं कि सिंधु, चेनाब और झेलम तक मिला है ना, पूर्वी क्षेत्र में चीजें नहीं आई है। राइट, यानी कि गंगा तक, गंगटिक एरिया तक ये सब नहीं गए थे। ठीक, कहाँ तक गए थे? पूर्वी क्षेत्र में। आप देखिए पूर्वी क्षेत्र में क्या? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। और हिंडन किसकी है? यमुना की सहायक नदी है हिंडन। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है हिंडन। राइट, यानी कि यहीं पर आकर एंड हो गया, तो गंगा तक तो नहीं जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु में मिला है, झेलम में, चेनाब में। ठीक है, 1, 2 और 3 मारिए, गंगा तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे सिंधु सभ्यता का कोई स्थल नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे कौन पहुंचेंगे? यहाँ पे सब कौन पहुंचेंगे? आर्यन लोग पहुंचेंगे ना, ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक भी नहीं, उत्तर वैदिक वाले आएंगे। ठीक है, ऋग्वैदिक वाले भी जाते हैं तो सब सिंधु प्रदेश से साउथ में चले जाते हैं। और यहाँ पे जो है आपको बाद में उत्तर वैदिक काल वाले गंगटिक एरिया में पहुंचेंगे। राइट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? थोड़ा सा देखिए, इन सब क्वेश्चंस को ना आप कंप्लीटली बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, जस्टिफाइड ऐसे नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ा सा जितना आप पढ़े हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को बता सकते हैं। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म में
आत्मा और ब्रह्म का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब उपनिषद आएगा। ठीक है, उपनिषद क्या बोलता है? उपनिषद पर आत्मा परमात्मा और आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, यही कॉन्सेप्ट आया था। कब आया था? लेटर वैदिक में आएगा, तो ये नहीं पे यहाँ पे आएगा। कर्म कांड की व्यवस्था कब आएगा? वैदिक एज में आएगा, राइट। कर्म कांड संस्कार ये सब कब आएगा? वैदिक एज में आएगा। यज्ञ प्रणाली किसकी विशेषता थी? वैदिक एज की रहेगी, यज्ञ कराना। ठीक है, इसी के अगेंस्ट में तो बहुत सारे संप्रदाय थे ना। मात्र शक्ति में आप ये कह सकते हैं कि सर ये भी कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि जब वहां पे स्टेचू मिल रहा है, ठीक है, जो वहां से धातु का है या फिर मृण मूर्ति मिल रहा है, बहुत सारी चीजों का भी है, जस्ट आप लोगों ने पढ़ा, तो उसमें क्या देखा आप लोगों ने? नर की तुलना में नारी का, ठीक है, यानी कि पुरुष की तुलना में महिलाओं का बहुत सारा गॉड का स्टेचू मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं ना कि लेडी गॉड की वहां पे क्या होगी? प्रधानता होगी, राइट। यानी कि मात्र शक्ति की प्रधानता। आप इसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कंपेरिजन। हाँ, लेकिन बहुत साउंड रूप में आप ऐसा नहीं कर सकते माता शक्ति था ही, क्योंकि आप एविडेंस पढ़े ही नहीं है, वहां के स्क्रिप्ट नहीं पढ़े। बट जो एविडेंस मिला उसके हिसाब से आप ऐसा कह सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे माता शक्ति में, इसीलिए मैटरनल गॉड की संख्या, लेडी गॉड की संख्या ज्यादा मिला है, राइट। लेडी स्टेचू भी ज्यादा मिला है, यानी कि मातृशक्ति में लोगों का विश्वास रहा होगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, उसी तरीके से पूजा है, ठीक है। तो पूजा पाठ का मैं एक बता रहा हूँ कि जैसे अभी एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म नहीं है। पूजा पाठ इंस्टीट्यूशनल फॉर्म कब होगा? जब टेम्पल बनेगा, यानी कि मंदिर बनेगा, पुरोहित आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, पूजा पाठ संस्कार आएगा ना, कैसे तरीका है पूजा पाठ का, वो सब सारे चीज वैदिक एज में आएगा। अभी क्या है? अभी लोगों को बस एक आस्था है, नहीं, नेचर के प्रति एक रिस्पेक्ट है, या कुछ उनकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं भी जो कैसी होगी? मेटलिज्म वाली इच्छाएं होगी, थोड़ा सा मिस्टीरियस थोड़ा सा होगा, रहस्य टाइप का, बट इंस्टीट्यूशनल फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि वहां पे धर्म अभी उस टाइप से नहीं है, राइट। धार्मिक विकास सिंधु सभ्यता में नहीं हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं पशुपति की। जो मोहनजोदड़ो से जो स्टेचू मिला है, उसको किस रूप में लोग देखे हैं? पशुपति को, है ना, पशुपति के रूप में उसकी तुलना की है, राइट। तो पशुपति कहेगा। इंद्र वरुण कब है? इंद्र वरुण की तुलना कहाँ आएगी? सब ऋग्वैदिक एज में आएगी ना। ऋग्वैदिक एज में इंद्र की 275 बार, वरुण को क्या बोला है? समुद्र का देवता हुआ है। ब्रह्मा का आएगा एक तरीके से कब? ब्रह्म का आएगा उपनिषद के समय में, ठीक है। और विष्णु वगैरह के अवतार कब आएंगे? ये सब आएंगे आपको भगवत गीता में, ठीक है। यानी कि पुराण अलग चीज हो गया, ठीक है। विष्णु एक गॉड के रूप में कब आएंगे? विष्णु गॉड के रूप में है, गॉड के रूप में पूजा करते थे, ठीक है। कब आएंगे? आप इसको ऐसे करिए, जैसे आप गुप्त एज में पढ़ेंगे ना, तो गुप्त एज में जो भागवत का जो स्टार्टिंग होता है, ठीक है, तो उसमें उसको विष्णु का अवतार के रूप में स्टार्टिंग होता है, तो वहां पे सब आएगा। तो अभी गॉड के रूप में ये सब नहीं आएंगे। ब्रह्म भी नहीं आएगा, ब्रह्मा भी नहीं आएगा, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा है, ठीक है। ब्रह्मा एक गॉड, ब्रह्म एक अलग चीज हो गया। ब्रह्म ब्रह्मा दोनों अलग चीज हो गया, ध्यान में रखना है। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म उपनिषद का ब्रह्म है। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा एक गॉड है, ठीक है। ये इसको एक्सप्लेन उपनिषद करेगा, फिर बाद में शंकराचार्य ब्रह्म को, ठीक है, एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे। चलिए अगला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? बताइए, हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। मोहनजोदड़ो के लिए कौन रहेंगे? राखाल दास बनर्जी खोज करेंगे, ठीक है, राखाल दास बनर्जी। हड़प्पा के लिए कौन रहेंगे? दयाराम साहनी रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि दोनों जो है स्थल की खुदाई तो किए हैं, बट किसके लीडरशिप में किए हैं, किसके नेतृत्व में किए हैं? यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल हो गया, जो पुरातत्व के जो हेड थे उसमें कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, राइट। तो जॉन मार्शल के संदर्भ में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड मैकाले कौन थे? लॉर्ड मैकाले कमेटी बना था, ठीक है। मैकाले कमेटी बना था, तो उसमें जो एजुकेशन के रिगार्डिंग ना, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी, लॉर्ड मैकाले के संदर्भ में, 1835 के संदर्भ में लॉर्ड मैकाले को पढ़ सकते हैं आप लोग। मार्शल पढ़ लिए। लॉर्ड क्लाइव के बारे में पढ़ सकते हैं 1765 में, ठीक है। बंगाल में जो द्वैत शासन लगाया था, ये लॉर्ड क्लाइव हो गया। कर्नल टाड जो है, कर्नल टाड क्या था? राजपूतों का इतिहास लिखे हैं ना, कर्नल टॉड जो है राजपूतों का इतिहास लिखे हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ पर्सनालिटी आते रहेंगे बीच बीच में, है ना, वो भी देखते रहना है, कई कई क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। तो बस ये पूरा हम लोगों ने आज कम से कम लगभग पूरा विशेषता देख लिया हड़प्पा सभ्यता का। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ अब अलग से पढ़ेंगे, सोशल कंडीशन क्या था, इकोनॉमिक क्या था, पॉलिटिकल क्या था, और थोड़ा थोड़ा, है ना, और भी क्वेश्चन जो बचे क्वेश्चन भी ले लेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर लेंगे। तो आज क्लास को इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास के लिए।